एक मोटिवेशन सबसे पहले तो मेरा ये था कि मुझे ये समझ आ रहा था कि मैं कर सकता हूँ तो मैं क्यों ना करूँ। मेरे पास मेरी एज भी है, मेरे पास है स्किल्स कि मैं सीख सकता हूँ। मैं एक जगह में सेटल होना मुझे पसंद नहीं है। मुझे कीप इम्प्रूविंग वाला एटीट्यूड है मेरा कि मैं सीखते रहूँ कुछ ना कुछ। तो एक वो मोटिवेशन रहता था। दूसरा, बैंकिंग का इतना जो हेक्टिक शेड्यूल है वो भी मुझे थोड़ा सा पुश करता था कि मैं एक बेटर वर्क लाइफ बैलेंस वाली जॉब, कि इससे बाहर निकलना है। इससे बाहर निकलना है। तो मैं आता था कभी कभी 7 बजे 8 बजे बैंक से आता था, कुछ टाइम रिलैक्स करके खाना खा के मैं 10 बजे से अपनी पढ़ाई शुरू करता था। कि नींद नहीं आती थी, मतलब 11 बजे बासियाँ आ रही हैं और लग रहा है कि अब सो जाओ कल देखेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे ही करते हैं ना। जब लगता है कि मुश्किल है तो डट के सामना नहीं करते, फिर सो जाते हैं, फिर अगला दिन आता है फिर वही। जिनके पास ऑप्शंस होता है वो वैसे कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। 1 साल बैंक में जॉब करके समझ में आ गया था कि दिस इज़ नॉट फॉर मी। So, hi everyone, need your attention. So, as you know, RBI Grade B results are out. So, अभी बहुत सारे toppers आ रहे हैं. So, today I have with me literally somebody जिनका मतलब privilege तो मैं क्या बोलूँगा कि मतलब negative privileged background है, फिर भी इन्होंने RBI Grade B क्लियर किया. इनका नाम गोपी चंद्र देवड़ा है. MP इंदौर से हैं ये. Currently SBI PO में काम कर रहे हैं. So, if I talk about his background, मतलब एक तो मतलब फॉर्मल एजुकेशन सारी हिंदी बैकग्राउंड से की है. सो ही गेव हिज इंटरव्यू इन हिंदी. सो काफ़ी लोग डरते हैं कि हिंदी में इंटरव्यू देंगे तो क्या ही होगा, कैसे क्लियर करेंगे. फिर नॉन कमर्स बैकग्राउंड है, वर्किंग प्रोफेशनल है, रात को 10 बजे शुरू करते थे, 2-3 बजे तक पढ़ते थे. आसान नहीं है, सुनने में आसान लग रहा है, धुएं उड़ जाते हैं. मतलब 99% लोग 11 बजे सो जाते हैं कि ठीक है यार कल देखेंगे, फिर कल वही रिपीट हो जाता है. फिर एक फार्मर फैमिली से हैं, ठीक है. ऐसा नहीं है कि फैमिली में बहुत लोग पढ़े लिखे थे. फर्स्ट वन टू मतलब बिकम एन ऑफिसर इन हिज एंटायर जनरेशंस. लास्ट मैं बोलूँ तो एकेडमिक बैकग्राउंड वो भी वीक ही है. मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि स्ट्रॉन्ग नहीं है. 59% इन 12th. मतलब वहाँ से आके इतना कुछ अचीव करना, मतलब लिटरली अंदर ऐसे होता है ना कि रोंगटे से खड़े होते हैं कि यार हाँ ऐसे लोग भी आरबीआई कर सकते हैं बाय देयर शेयर डिटर्मिनेशन. ऐसा कोई आउटसाइड सपोर्ट नहीं था, जस्ट बिकॉज इंटरनली ही वाज मोटिवेटेड सो मच. इन्होंने वो किया. सो आई फर्स्ट ऑफ ऑल विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर एंड लेट्स क्लैप फॉर हिज अचीवमेंट. थैंक यू। तो ये हमारी तरफ से एक किताब है आपके लिए, Thank you, sir. विच इज़ अबाउट बीइंग फाइनेंशियली वाइज. आई होप यू वुड लाइक इट और आपको हेल्प भी करेगी आगे ये वंस यू स्टार्ट अर्निंग हायर सैलरी. थैंक यू सर। और ये इन्होंने लिखा है, वैसे इन्होंने बहुत कुछ बोला है हमारे बारे में अच्छा अच्छा. सो मैंने और भी इनसे बुलवा लिया है क्योंकि ये अपने आप ही बहुत अच्छा बोल रहे थे. मैंने फिर इनके साथ 2-3 शॉर्ट्स बना ली. बट लिटरली ही वॉज रियली बेनिफिटेड फ्रॉम आर कोर्स. करंट अफेयर्स की इन्होंने काफ़ी तारीफ की कि रिपोर्ट स्टैप, स्कीम स्टैप, आरबीआई न्यूज़ स्टैप इन्होंने बहुत पढ़ा. इनफैक्ट मतलब वैसे तो हम सारे दिन यही डिस्कस करते हैं इस बे में कि हम कैसे इसको और क्रिस्प बनाएं. ये कह रहे थे सर कुछ क्वेश्चंस में डेटा मिसिंग था और होना चाहिए था कि 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में आए कि न्यूज़ कवर्ड थी बट डेटा नहीं था. बट एनीवेज, तो लिखते हैं आई ओ माई सक्सेस टू एडुटैप. इट वाज वर्थ The money that I spent. It was worth the money that I spent and played a huge role in me achieving my goal. I thank EduTap and its team for their support and guidance. Thank you so much. So अगर किसी का कोई क्वेश्चन है about his journey, वैसे तो मैंने बता ही दिया है, then you can ask him and then we will let him go. समराइज ऐसे कि मुझे वो है कि एक जगह में स्टिल नहीं हो सकता, मुझे इम्प्रूव करना है. जो पीओ के लिए मैंने किया तो उसके फाइनेंशियल रीजंस थे कि मुझे जॉब चाहिए थी, एक अच्छी वेल पेइंग जॉब चाहिए. अब पीओ इनिशियली आपको अच्छा पे करती है, तो मेरा पहला मोटिवेशन तो वही था. उसके बाद आरबीआई के लिए इसलिए मैं मोटिवेट हुआ कि मुझे आगे बढ़ते रहना है. मैं एक जगह रह के नहीं रह सकता, मुझे अपना नॉलेज इंप्रूव करना है. अगर मैं जॉब स्विच नहीं कर रहा हूँ तो एटलीस्ट मुझे अपनी स्किल सेट्स इंप्रूव करनी है. इसलिए मैंने आरबीआई किया. अभी
आरबीआई हो गया तो मैं और भी आगे सोचूंगा और भी कुछ भाई सीखने की ये कोई कोशिश। बड़ी बात नहीं है, 2-3 साल बाद इसका नाम उधर यूपीएससी की लिस्ट में आया हो। अगर हाँ शायद, तो वो मुझे लगता है सबसे अच्छा, मुझे अपने बारे में अगर कोई चीज़ लगती है कि मैं एक जगह स्टिल नहीं हो सकता, मुझे कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने के लिए चाहिए। और पता लगे कि ये चंडीगढ़ कैडर में यहाँ पे ही एसएसपी लगे हुए हैं। Well, nice. It's always nice to think about the future and grow. So once again, all the best यार, be in touch. Thank you, ठीक है गाइस, जब भी हम सक्सेस के बारे में बात करते हैं, टॉपर्स के बारे में बात करते हैं, तो हमारे मन में आता है सेलिब्रेशंस, पार्टीज, कैंडिडेट्स का ब्राइट फ्यूचर। बट क्या हमने सोचा है उस सक्सेस के पीछे जो जर्नी है वो कितनी इमोशनल, दर्दनाक, टफ रही होगी, जहाँ से निकल कर आज वो लोग उस मुकाम पे पहुँचे हैं कि हम उनको सल्यूट कर रहे हैं, उनको सलाम कर रहे हैं। बहुत आसान होता है किसी के लिए भी हार मान लेना ये सोचकर कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, हार मान लेना ये सोचकर कि मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, हार मान लेना ये सोचकर कि शायद लोग मुझसे अच्छे हैं, वो मुझे हरा देंगे। बट कुछ ही लोग होते हैं जो परिस्थितियों के विपरीत जाकर भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ते हैं और अपने एम को पूरा करते हैं। उनमें से ही एक हैं गोपी चंद्र देवड़ा, जिन्होंने हाल ही में आरबीआई ग्रेड बी 2025 का एग्ज़ाम क्लियर किया है। मतलब इनके अगर मैं प्रोफाइल के बारे में बात करूं, जर्नी के बारे में बात करूं, तो शायद कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो इनकी फेवर में होगी। वर्किंग प्रोफेशनल थे, 10-10 घंटे की जॉब की है, उसके बाद भी आकर रात को पढ़ते थे, 2-2 बजे तक रात को इन्होंने पढ़ाई की है। नॉन कमर्स बैकग्राउंड से थे, हर एक चीज़ स्क्रैच से बिल्ड की है इन्होंने अपनी पढ़ाई में। अगर इनके मार्क्स की भी बात करें तो ऐसा नहीं था ये स्टडीज़ में शुरू से ही बहुत पढ़ाकू या बहुत नंबर लाने वाले रहे हैं। 12th में इनके 59% मार्क्स थे, तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ से आकर आरबीआई ग्रेड बी क्लियर करना कोई आम बात नहीं है। हिंदी मीडियम में इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है क्योंकि इंग्लिश में इतना कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन इनको कभी ये एहसास नहीं हुआ कि हिंदी में देने से मेरे नंबर कम लगेंगे या इंटरव्यू पैनल मेरे 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 अगेंस्ट बायस्ड होगा। एक किसान परिवार से आते हैं, पापा इनके फार्मर हैं। इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी एक दृढ़ निश्चय था, ही वॉज वेरी क्लियर इन हिज माइंड कि इनको आरबीआई ग्रेड बी क्लियर करना है। खोने को कुछ नहीं था, पाने को बहुत कुछ था। तो गोपी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर ऑफिस, आवर पॉडकास्ट रूम। भाई आपने कमाल कर दिया है, मैं क्या ही बोलूँ आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो मैं गोपी के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। इन्होंने 2022 में एमसीए किया था, उससे पहले बीसीए किया था, और 2022 में ही इनकी जॉब लग गई थी पीओ में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर 2024 में इन्होंने आरबीआई दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट, मेंस नहीं क्लियर हुआ। उनके लिए काफ़ी धक्का था, मतलब एक लगता है ना यार कितनी मेहनत की और मेंस ना हो, बट ही केम बैक स्ट्रॉन्गर इन 2025 एंड क्लियर्ड आरबीआई अल्टीमेटली। गोपी हमारे आरबीआई ग्रेड बी के सिल्वर कोर्स के एनरोल स्टूडेंट है। 2024 में भी इन्होंने कोर्स लिया था, 2025 में भी इन्होंने कोर्स लिया था। तो इनसे डिटेल में समझेंगे इनकी जर्नी के बारे में, इनकी स्ट्रैटेजी के बारे में, और एडुटैप कोर्स ने इनको कैसे हेल्प किया, ये सारी डिस्कशन हम गोपी से करेंगे। गोपी, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही है कि आप एक फार्मर, किसान परिवार से आते हैं और ऐसा कोई प्रिविलेज बैकग्राउंड नहीं था। आपने बताया कि फैमिली में फाइनेंशियल इश्यूज भी रहते थे, तो कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि मुझे ऑफिसर बनना है बैंक में या अब आरबीआई में? क्योंकि काफ़ी बार होता है कि हम खेती में ही जुट जाते हैं या थोड़ा बहुत बिजनेस कर लेते हैं। ये पढ़ाई वाली चीज़ कहाँ से आई? क्योंकि परिवार में ज़्यादा लोग तो आपके पढ़े हुए पिछली जनरेशन में नहीं हैं। वही फाइनेंशियल जो स्ट्रगल्स थे वही एक प्राइमरी रीज़न था, क्योंकि मैंने देखा है पापा को स्ट्रगल करते हुए। बेयरली हम मैनेज कर पाते थे। अब खेती में ऐसा है कि आप सर्टेन नहीं है कि आप को प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा, मोस्टली नुकसान ही होता है, आप ब्रेक इवन पे रहते हैं। तो जो फाइनेंशियल स्ट्रगल्स थे, मुझे जॉब चाहिए थी वो एंड करने के लिए। जब मैं 2020 में अपने लास्ट सेमेस्टर में था, जब लॉकडाउन लगा और मुझे रियलाइज़ हुआ कि बीसीए करके मुझे एक वेल पेइंग जॉब नहीं मिलेगी, तो मैंने वहाँ से कुछ ऐसा तलाशना शुरू किया कि जहाँ मुझे जल्दी जॉब मिल जाए और एक डिसेंट सैलरी हो। तो मुझे एक मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया था कि एक बैंक पीओ एग्ज़ाम होती है जो जल्दी रिक्रूट करती है, रिजल्ट्स जल्दी आ जाते हैं। मैंने वहाँ से शुरू किया। 2020 में मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। 2021 में मैंने एसबीआई क्लर्क निकाला था, लेकिन क्योंकि मुझे
पीओ ज्वाइन करना था, तो मैंने एसबीआई क्लर्क को छोड़ दिया। 2021 में फिर मैंने एसबीआई पीओ देने की कोशिश की, लेकिन मैं एज क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाया, मिनिमम एज क्राइटेरिया, उसकी वजह से एसबीआई पीओ नहीं दे पाया। और आईबीपीएस पीओ में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे मिल गया था। 2022 में जब मैंने ज्वाइन किया, तब फिर मुझे और चीज़ें पता लगनी शुरू हुई कि सिर्फ पीओ नहीं और भी बेहतर जॉब्स हैं, आरबीआई हैं। मुझे आरबीआई के बारे में पता चला। मुझे चूँकि मैंने ऑलरेडी आईबीपीएस के लिए पढ़ाई की थी, तो मैं कॉन्फिडेंट था अपनी चीज़ों के लिए कि मैं स्क्रैच से शुरू करके भी अच्छा कर सकता हूँ। 2020 से पहले मैंने एप्टीट्यूड रीजनिंग कभी नहीं पढ़ा था, तो पहली बार पढ़ के मैंने जब एग्ज़ाम क्लियर की, तो मुझे अपने आप में भी कॉन्फिडेंस मिला। और फिर मैंने जैसे ही मैंने ज्वाइन किया बैंक, वैसे ही मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। शुरू में मैं मैनेज नहीं कर पाया। अगर मैं अच्छे जैसे मैंने अभी मैनेज किया, अगर मैं तब करता तो शायद 2023 में ही मेरा सिलेक्शन हो जाता। लेकिन मैं नया था बैंकिंग में, काम के साथ पढ़ाई करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, तो मैंने 2023 में कुछ टाइम पढ़ाई करके छोड़ दिया। फिर जब मैं 2024 में पढ़ाई करनी मैंने शुरू की, तो मैंने डिफ़ाइन किया कि कैसे मुझे क्या पढ़ना चाहिए कि मैं अपने काम के साथ पढ़ाई को मैनेज कर सकूं। मैंने उन चीज़ों को स्क्रैप आउट किया जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। मैं जब फर्स्ट टाइम पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहा था स्टैटिक सिलेबस के। उससे मैंने सीखा, मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उन्हीं पे फोकस किया, और इस तरह से मैंने 2024 में पहला एक सीरियस अटेम्प्ट दिया था अपना। तो आपने बोला कि फाइनेंशियल इश्यूज एक मेन मतलब ट्रिगर था कि मुझे कुछ बड़ा बनना है, लाइफ में करना है। तो जब आपकी पहली सैलरी आई, उससे ऐसा था कि आपने कोई ख्वाहिश पूरी की हो कि यार अब ये चीज़ हम लेते हैं, ये हम नहीं ले पाए थे पहले? मुझे याद है मेरी पहली जब सैलरी आई थी, तो मैंने स्टेटस लगाया था, उसका व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था, और उस पर कैप्शन में लिखा था कि हार्ड वर्क लिटरली पेज, सैलरी का स्क्रीनशॉट लगा के। उसके बाद जो बड़ी एक ख्वाहिश हमने पूरी की थी फैमिली की, वो हमने कार परचेज़ की थी। जून 22 में मैंने ज्वाइन किया था, एंड अक्टूबर 22 में हमने गाड़ी ली थी। तो एक वो बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट था। वेरी नाइस। अगर मैं बोलूँ कि 3 फैक्टर्स जो आपके सक्सेस में पैरामाउंट रहे, इम्पोर्टेंट रहे, तो वो क्या होंगे? पहला तो मैं कहूँगा डिसिप्लिन। मैं अपने आप को बहुत डिसिप्लिन मानता हूँ। अगर मैंने कोई चीज़ डिसाइड की है कि मुझे ये करना है, तो मैं वो करूँगा। मैं ऐसा नहीं कि मैं हाफ हार्टेडली उसको करूँगा। मैंने जब आईबीपीएस के लिए भी पढ़ा, तो मेरा था कि मुझे पढ़ना ही है। ऐसा नहीं कि मैं एक दिन पढ़ रहा हूँ दूसरे दिन छोड़ दिया, और आरबीआई के लिए भी सेम। तो डिसिप्लिन तो ज़रूरी है। ऐसा हो सकता है कि आप एक दिन 5 घंटे पढ़ रहे हैं, आपका बहुत पढ़ने का मन हो, तो अगले दिन शायद उतना ना करें, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन, डिसिप्लिन इज़ अ पार्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। दूसरा, मैं कहूँगा कि आपको पता होना चाहिए आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। 2023 में अगर मैं इतना डीप में जाने की कोशिश ना करता, या वीडियोस देख के या पूरा एक एक चीज़ पढ़ने की कोशिश ना करता, तो शायद मैं बेहतर उसमें कर लेता। 23 में या 24 में शायद सिलेक्शन हो जाता। 24 में मैंने ये समझा कि मुझे इतना सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है उतना ही पढ़ा जाए तो बेटर है। तीसरा है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ है जो आपको टफ सिचुएशन में भी बेहतर करने के लिए आपको प्रेरित कर सकती है। मेरा हमेशा से रहा है कि मैं एग्ज़ाम में मैं नर्वस फील नहीं करता हूँ। मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ, चिल रहता हूँ। मेरे बैकग्राउंड में गाने बजते रहते हैं। तो मुझे बहुत रेयरली ऐसा हुआ है कि मैं एग्ज़ाम में नर्वस फील किया है। तो कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? क्योंकि एक खोने का जो डर होता है कि रिजेक्शन हो जाएगा, सब कुछ स्टेक पे है, तो वो कॉन्फिडेंस लाते कैसे थे आप? कुछ मेरे पास खोने के लिए था ही नहीं। मेरा पहला अटेम्प्ट था, पहली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम थी वो। जब आईबीपीएस किया तो पहला अटेम्प्ट था मेरे पास, कुछ खोने के लिए नहीं था। मैं अगर पहले में नहीं होता तो दूसरे में भी करता, तो शायद बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और जब मैंने वो कर लिया, तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस और हाई हो गया। जब मैंने पहले अटेम्प्ट में कर लिया, तो मुझे लगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। ये ऐसी चीज़ें हैं जो सीखी जा सकती है, इम्प्रूव की जा सकती है। और ये सेम कॉन्फिडेंस मुझे आरबीआई में कैरी फॉरवर्ड हुआ। और एक ऐसा होता है कि आप एग्ज़ाम में अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आप जो चीज़ें आप जानते हो वो भी आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, अपना बेस्ट नहीं दे पाते आप। बेस नहीं दे पाओगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं 24 में फेज़ 1 में मैंने बहुत अच्छा किया,
लेकिन 25 फेज़ 1 में मैं थोड़ा नर्वस था, तो मेरा क्वांट बेयरली मैं उसको सेक्शनल कट ऑफ निकल पाया। बिल्कुल सही, मतलब कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में अगर इमोशंस हमारे डगमगा जाएंगे, कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा तो हम उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जितना हम कर सकते थे। आपका नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है, मतलब बैंक का एक्सपीरियंस है बट ऐसी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में। तो काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि सर नॉन इकोनॉमिक्स नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड होना क्या एक डिसएडवांटेज रहेगा, कितना मुश्किल होगा बिना रेलेवेंट बैकग्राउंड से इस एग्ज़ाम को क्लियर करना। तो आपका इसमें क्या एक्सपीरियंस रहा है? मुझे लगता है कि आप जर्नलिस्ट अगर दे रहे हैं तो आपसे बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें पूछी नहीं जाती है कि कॉमर्स बैकग्राउंड वाले को ही पता होनी चाहिए। एक जनरल एक कैंडिडेट जो भी पढ़ा लिखा है थोड़ा बहुत, उसको इकोनॉमिक्स की इतनी समझ होनी ही चाहिए, फाइनेंस की इतनी समझ होनी ही चाहिए, उतना ही एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिक पूछा जाता है बेसिक मतलब। पूछा जाता है। आप डिफाइन कीजिए, आप समझिए कि पहले एग्जाम में पूछा क्या जाता है। आप पहले से उस कोई भी ओपिनियन फॉर्म करने से पहले देखिए कि क्या एग्जाम में पूछा गया है, कि क्या वाकई ज़रूरत है कॉमर्स बैकग्राउंड की, या कोई भी एक जर्नलिस्ट आदमी उसको पढ़ सकता है। तो बेसिक्स के लिए कोई बैकग्राउंड होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वर्किंग प्रोफेशनल होना भी अपने आप में एक नाइटमेयर है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं तो आप देखते हैं कि आपके कोलीग्स कमा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं, फ्राइडेज़ को मूवीज़ देखने जा रहे हैं, वेयर एज यू जो आप काम के साथ जब पढ़ाई करते हो तो मतलब काम का तो बोझ होता ही है, फिर आप उसको रिलैक्स करके उतार नहीं पाते, एग्ज़ाम का बोझ अलग आ जाता है। तब कैसे मेंटेन करते थे? मतलब ठीक है एक मोटिवेशन तो थी बट टाइम क्या शेड्यूल रहता था? कितने घंटे पढ़ते थे? किस टाइम पे पढ़ते थे? मैं कोशिश करता था कि एटलीस्ट 3 घंटे तो पढूं। 3 घंटे में मैंने डिवाइड कर रखा था कि 1 घंटा मैं ESI पढ़ूंगा, ASI और ESI करंट अफेयर, 1 घंटा FM पढ़ूंगा। और जब मैं फेज़ 1 इस साल मैंने लेट शुरू किया, लेकिन मैं इससे पहले फेज़ 1 दोनों साथ में फेज़ 1 और फेज़ 2 पढ़ता था, तो 1-1 घंटा मैंने एटलीस्ट डिवाइड किया था। उसके आगे फिर मैं देखता था कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, उसके हिसाब से पढ़ता था। अगर मन करता था तो मैं आगे भी पढ़ता था। एक मोटिवेशन सबसे पहले तो मेरा ये था कि मुझे ये समझ आ रहा था कि मैं कर सकता हूँ, तो मैं क्यों ना करूँ। मेरे पास मेरी एज भी है, मेरे पास है स्किल्स कि मैं सीख सकता हूँ। मैं एक जगह में सेटल होना मुझे पसंद नहीं है। मुझे कीप इम्प्रूविंग वाला एटीट्यूड है मेरा, कि मैं सीखते रहूँ कुछ ना कुछ। तो एक वो मोटिवेशन रहता था। दूसरा, बैंकिंग का इतना जो हेक्टिक शेड्यूल है, वो भी मुझे थोड़ा सा पुश करता था कि मैं एक बेटर वर्क लाइफ बैलेंस वाली जॉब, कि इससे बाहर निकलना है। इससे बाहर निकलना है। तो मैं आता था कभी कभी 7 बजे 8 बजे बैंक से आता था, कुछ टाइम रिलैक्स करके खाना खा के मैं 10 बजे से अपनी पढ़ाई शुरू करता था। कितने बजे तक पढ़ते थे फिर? 10 बजे के बाद नॉर्मली मैं 1-2 बजे तक पढ़ता था। बीच बीच में कुछ ब्रेक्स भी लेता था, ऐसा नहीं कि कंसिस्टेंटली 4 तो घंटे नींद नहीं आती थी? मतलब 11 बजे बासियाँ आ रही हैं और लग रहा है कि अब सो जाओ कल देखेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे ही करते हैं ना, जब लगता है कि मुश्किल है तो डट के सामना नहीं करते, फिर सो जाते हैं, फिर अगला दिन आता है फिर वही सो जाते हैं। जिनके पास ऑप्शंस होता है वो वैसे कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे 1 साल बैंक में जॉब करके समझ में आ गया था कि दिस इज़ नॉट फॉर मी। मैं बहुत ज़्यादा इसमें अगर मैं कर भी लूँगा तो अच्छा नहीं कर पाऊँगा। तो रादर कि मैं यहाँ ख़राब करूँ, इससे अच्छा मैं थोड़ी सी मेहनत करके 1-2 साल मेहनत करके एक ऐसी जॉब लूँ जहाँ पर मैं बेटर अपनी कैपेबिलिटीज़ यूटिलाइज कर सकूँ। सही बात है, मतलब इट्स ऑल अबाउट के हाउ बैडली यू वांट How टू badly अचीव you want समथिंग। अब आपकी थोड़ी स्ट्रैटेजी के बारे में करते हैं। सबसे पहले आपने एडुटैप से तैयारी की, एडुटैप का सिल्वर कोर्स था आपके पास 2024 में, 2025 में। तो अगर हम परसेंटेज में बात करें, 100% में से कितने परसेंट तैयारी आपके हिसाब से आपने सिर्फ एक सिंगल सोर्स एडुटैप से की है? मैंने 99% मैं कहूँगा कि 99% मेरा जब सिलेक्शन हुआ उसमें तो 99% रोल एडुटैप का ही है। इनफैक्ट 2024 में मैंने मल्टीपल सोर्सेज से करंट अफेयर्स किए थे, लेकिन तब तो मेरा क्लियर भी नहीं हुआ था। इस बार 25 में मैंने सिंगल सोर्स ही किया, करंट अफेयर्स के लिए भी और बाकी नोट्स के लिए भी। तो 99% मैंने चीज़ें एडुटैप से की। बाकी जो 1% है वो मैंने चैट GPT और बाकी जो फ्री रिसोर्सेज हैं उनसे की। स्ट्रेटजी ऐसा है कि मुझे नोट्स बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो आपने नोट्स नहीं बनाए? मैंने नोट्स बिल्कुल नहीं बनाए। मैंने 2023 में जब पढ़ाई शुरू की थी तो मैंने कोशिश की थी हाथ से लिखने की। 1-2 पेज लिखने के बाद मुझे समझ में आया कि दिस इज़ नॉट फॉर मी। आई थिंक टाइम भी चाहिए नोट्स बनाने के लिए, वो टाइम वर्किंग प्रोफेशनल को निकालना बहुत मुश्किल है। टाइम और वो लिखने में भी मेरी हैंड राइटिंग भी इतनी ख़राब है कि वो देख के भी मन नहीं करेगा पढ़ने का।
तो मैंने समझ में आया कि नोट्स मुझसे नहीं बनेंगे, और एडुटैप के नोट्स मेरे लिए सफिशिएंट थे। नोट्स की मेजरली आपको अगर कहीं ज़रूरत है तो वो मैनेजमेंट में ज़रूरत है। तो एडुटैप के जो समरी नोट्स हैं वो मेरे लिए काफ़ी थे, वहाँ से मैं कर पा रहा था सारी चीज़ें। और उसके बाद जैसे करना, स्क्रैप आउट करना चीज़ों को, आपको ईएसआई में बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, फाइनेंस में बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने रेशोज़ और न्यूमेरिकल पे ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट फोकस नहीं किया इस साल। तो हालांकि 3 क्वेश्चंस आए थे न्यूमेरिकल के, मैंने न्यूमेरिकल नहीं पढ़े, उसके बावजूद भी मैंने 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के कर दिए। तो वो आप पढ़ाई करके भी अब इतना कॉमन सेंस भी आपको आ जाता है कि शायद आप वो कर सकें। तो चलिए हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सारी सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजी। आप न्यूज़पेपर पढ़ते थे सब, पहले ये बताइए। नहीं, न्यूज़पेपर में नहीं। तो काफ़ी लोगों को फोमो रहता है कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे तो पता नहीं क्या है, कि कुछ मिस हो जाएगा। तो आपको ये नहीं हुआ कि आपको कॉन्फिडेंस था कि न्यूज़पेपर की सारी न्यूज़ ये एडुटैप की मैगजीन्स में कवर्ड होंगी? डेफिनेटली मुझे लगता था कि न्यूज़पेपर, इनफैक्ट हो सकता है कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ के कुछ मिस कर सकूं, लेकिन एडुटैप में मुझे लगभग सभी मिल गया था। तो और मुझे टाइम देने की ज़रूरत नहीं थी न्यूज़पेपर को। और आपका क्या फीडबैक है या एक्सपीरियंस रहा एडुटैप के कोर्स के साथ? मतलब ऐसी 2-3 चीज़ें जो आपको बहुत अच्छी लगी, या कोई ऐसा इम्प्रूवमेंट एरिया आपको लगता है कि ये इम्प्रूव कर लेना चाहिए? जो 2024 और 2025 में मेरे लिए एक अलग चीज़ हुई जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ, वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है। और मुझे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का जो इवैल्यूएशन एडुटैप करता है वो एकदम परफेक्ट, और ऐसा लगा कि आप टाइम दे रहे हैं स्टूडेंट को। ऐसा नहीं कि आप एक फॉर्मेलिटी फुलफिल कर रहे हैं कि हमें चेक करना है, हमें फीडबैक देना है। आप उसको पूरा इवेल्युएट करते हैं, आप सेक्शन वाइज उसको बताते हैं, आप सेंटेंस फॉर्मेशन इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो एक स्टैंड आउट जो चीज़ें हैं, यही मुझे लगता है कि सबसे अच्छा मुझे एडुटैप का इवेल्यूएशन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का लगा। मैं जब मॉक दिया, मैंने 5 मॉक दिए थे एडुटैप के। उसमें एक मॉक में मेरे ईएसआई में 38 मार्क्स थे डिस्क्रिप्टिव में। मैंने मेल पे रिप्लाई करके पूछा कि सर इज़ दिस बाई मिस्टेक, और आप रियली मुझे 38 मार्क्स दे रहे हैं डिस्क्रिप्टिव में। तो वो स्टैंडर्ड वैसा सेट था कि मुझे लगा कि 38 वाकई में स्कोर कर सकता हूँ क्या। मुझे वहाँ से एक अच्छा बूस्ट मिला। मैं जब 24 में मेरा जो मेंस का था, वहाँ दोनों को मिला के मेरे 46 मार्क्स थे डिस्क्रिप्टिव में। और मुझे लगता है कि इस साल मैंने डिस्क्रिप्टिव में एटलीस्ट 70 स्कोर किया होगा। उसमें एडुटैप का बहुत बड़ा रोल है। नाइस। और कोई ऐसा एरिया जो आपको अच्छा लगा या आपको लगता है कि इम्प्रूव होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव एवेल्युएशन? करंट अफेयर्स मुझे लगता है क्रिस्प है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दो चीज़ें जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट डेटा मुझे एक जगह मिस लगा था। उसके बाद मैंने चैट जीपीटी पे जाके उसको देखा था। लेकिन अल्टीमेटली वही है कि आप कितना ही ऐड कर सकें, क्योंकि 3 चीज़ें तो मेन है ही, रिपोर्ट्स हैं, स्कीम है, आरबीआई, उसके बाद मिसलेनियस भी हैं। तो आप जितना ज़्यादा डेटा ऐड करेंगे तो हो सकता है कोई ये भी फील करे कि यार ये बहुत ज़्यादा लेंदी कर रहे हैं, मैं यहाँ से ना पढ़ूँ। तो इतना तो पढ़ा ही नहीं जाएगा। थोड़ा आपको अपना भी दिमाग यूज़ करना पड़ेगा और अपनी भी समझ रखनी पड़ेगी कि मेरे लिए क्या। आप पढ़ाई करते हैं तो आपको समझ आने लगता है कि मैं, अगर आपकी 60 पेजेस की भी आपको अगर रिपोर्ट कोई खोल के देगा तो आप खुद भी समझने लगोगे कि मुझे इसमें से क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है। मुझे लगता है एडुटैप को पढ़ने के बाद मैंने वो सीखा कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। चलिए अब हम थोड़ी स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं आपकी। तो क्वांट में आपने बताया कि ज़्यादा रिवर्स इंजीनियरिंग की, तो सिर्फ क्वेश्चंस करते थे आप प्रैक्टिस, कोई वीडियोस वगैरह नहीं देखी आपने? नहीं, वीडियोस नहीं कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे आपने क्वांट के? मैं डेली 20 क्वेश्चंस तो कर लेता था, 15-20 क्वेश्चंस डेली। मिक्स करते थे चैप्टर वाइज? मिक्स मिक्स करते थे, Miscellaneous. काइंड ऑफ सेक्शनल टेस्ट प्रैक्टिस करते थे। तो आपने कुछ चैप्टर्स भी सेलेक्ट कर रखे थे कि इन्हीं चैप्टर्स में मैं फोकस करूंगा, इन्हीं चैप्टर्स के क्वेश्चंस मैं पहले उठा के करूंगा, या रैंडम था? मैंने क्या नहीं करना है वो डिसाइड करके रखा था। मैं आईबीपीएस में भी मैंने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा था, और मैं अभी भी नहीं पढ़ना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि उसके बिना भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो मैं प्रोबेबिलिटी छोड़ के बाकी सारी चीज़ें कर लेता था। रीजनिंग में? रीजनिंग में मिसलेनियस पहले करता था, और अगर मिसलेनियस मतलब पजल्स को छोड़कर? पजल्स को छोड़ के, क्योंकि एक जनरल कंसेप्शन रहता है कि पजल्स अगर आप हो गए तो ठीक है, अगर अटक गए तो बहुत ज़्यादा अटक जाओगे आप, तो पूरा पेपर ख़राब कर दोगे। लेकिन इस बार तो रीजनिंग काफ़ी इजी आया था, तो मैंने पूरा मिसलेनियस करने के बाद 2 पजल भी अटेम्प्ट करी थी। तो वैसे ही आप कर सकते हो। तो ज़्यादा फोकस मुझे लगता है मिसलेनियस पे ही देना चाहिए। पजल
ट्रिकी हो सकती है, आप कभी भी अटक सकते हो उसमें। पजल आप प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन पहले मिसलेनियस पे फोकस बेटर रहेगा। नाइस। और करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे की थी आपने? कितने महीने के करंट अफेयर्स पढ़े थे? जनरली लोग 8 महीने का रिकमेंड करते हैं, लेकिन मैं वर्किंग एक्सपीरियंस था तो मैंने 6 महीने का ही किया, और 6 महीने का मैंने लेकिन अच्छे से किया। मैं ऐसा नहीं कि एक एक बार पढ़ के छोड़ दिया। तो आपने सब कुछ, जैसे एडुटैप ने आपको स्कीम्स टैब दिया, रिपोर्ट्स टैब दिया, आरबीआई न्यूज़ टैब दिया, करंट टैब दिया, तो आप सारे चारों एडिशंस 6 महीने के प्रॉपर पढ़ के गए थे? प्रॉपर पढ़ के गया मैंने, 5-5 बार सभी का हम्म। रिवीजन किया था। तो काफ़ी लोगों को लगता है कि ये तो बहुत वास्ट है, इतना कैसे होगा, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? वास्ट तो है, हम्म। और इतना वास्ट होने के बावजूद भी आप इस साल का ESI देख लो। हम्म। अब मैंने इतना रिवीजन किया, फिर भी उसमें इतना ज़्यादा डीप में क्वेश्चंस पूछे थे कि जो स्कीम्स आपने पढ़ी है वो भी आप आंसर नहीं कर पा रहे थे। तो वास्ट तो है, आपको उतनी तो एटलीस्ट मेहनत करनी पड़ेगी। अगर RBI जैसी जॉब आपको चाहिए तो उतना तो आपको करना पड़ेगा। तो कोई प्रायोरिटी एरियाज भी थे कि ज़्यादा स्कीम्स पढ़ेंगे, ज़्यादा आरबीआई न्यूज़ पढ़ेंगे, कि एग्ज़ाम में ये इजी, क्या कहते हैं, इजी लो हैंगिंग फ्रूट है, या फिर सबको इक्वल प्रायोरिटी दी थी कि कोई भी कुछ भी कितना भी आ सकता है? 3 चीज़ों को मैंने इक्वल प्रायोरिटी दी थी, जैसे हम्म। स्कीम टैब हो गया, RBI टैब हो गया, और रिपोर्ट्स टैब, इनको मैं हम्म। इक्वली इम्पोर्टेंट समझता था। करंट जो टैब था मैंने सिर्फ फेज़ 1 तक उसको किया था, फेज़ 2 में मैंने उसको स्किप कर दिया था। ESI और FM मैंने फिर भी थोड़ा किया, लेकिन करंट को मेजरली मैंने फेज़ 2 में स्किप कर दिया था। 3 जो चीज़ें थी इनको मैंने, इसमें कोई लापरवाही नहीं बरती। 3 चीज़ें कौन सी? आरबीआई न्यूज़ टैब, RBI न्यूज़ टैब, रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स टैब, एंड स्किप। स्कीम्स टैब। नाइस। मिसलेनियस में मैंने फेज आउट किए थे कुछ चीज़ें, हम्म। उसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे ही पढ़ा था। हम्म। उसमें भी काफ़ी मैंने समराइज जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी डेटा था वही पढ़ा था। तो जो एग्ज़ाम में लेंदी लेंदी क्वेश्चंस आते हैं जीए में, 25 मिनट में 80 क्वेश्चंस, तो उसको हम कैसे हैंडल करते हैं? मतलब क्या कोई स्पेसिफिक टेक्निक थी जीए में कि पहले मैं वन लाइनर्स करूँगा, फिर मैं लेंदी क्वेश्चंस करूँगा, या वन बाय वन आप सारी क्वेश्चंस करते कि जहाँ तक पहुँचे बस ठीक है? मैं वैसे 1 बाय 1 ही करता था। मुझे हम्म। लगता है कि दो 80 क्वेश्चंस रहते हैं 25 मिनट में, लेकिन फिर भी वो डुएबल रहता है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा रश करना पड़ेगा उसमें। मैं GA के लिए तो मेरी स्ट्रेटजी यही रहती थी कि मैं जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे, और जो मुझे नहीं आ रहा है मैं उसको मार्क फॉर रिव्यू कर देता था। जो मुझे आता था मैं पूरा टिक कर दिया, मैं उसको दोबारा नहीं देखता था। और जो मार्क फॉर रिव्यू था, अगर उसमें मुझे लग रहा है कि हाँ इसमें मैं कॉमन सेंस यूज़ करके या थोड़ा स्टैटिक नॉलेज यूज़ करके कर सकता हूँ, तो इस तरह से करता था। नाइस। और रिवीजन कैसे करते थे? बिकॉज इतना कुछ आपने पढ़ा 6 महीने के लिए, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ी देर के बाद ये लगने लगता है कि यार याद नहीं रहेगा, या भूल जाते हैं असली में। मतलब मैं तो, एक एबिंगस करके थ्योरी है जो बोलती है कि आप जो भी पढ़ते हैं एक दिन के बाद आपको 25% ही याद रहता है। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी हो जाती है, और आई थिंक आपने भी 5 रिवीजन्स की जैसे आपने बताया। तो रिवीजन करते कैसे थे, और इतना टाइम कहाँ से निकालते थे आप रिवीजन के लिए? मैं एक रिवीजन में ये चीज़ करता था कि मैंने जो कल चीज़ पढ़ी है मैं वो आज उसको करूँगा ही करूँगा। मैं रिवर्स में करता था, जैसे अगर मैंने अप्रैल का किया तो मैं नेक्स्ट मई का करूँगा। तो जब मैं रिवीजन करूँगा तो मैं उस उल्टे सीक्वेंस में उसको लेके आऊँगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि जो आपने जो रिसेंट पढ़ा है उसको आप अगर दोबारा पढ़ लोगे तो चांसेस है कि आपको याद रहे। तो जो करंट है और स्कीम स्टेप्स हैं, मैं वैसे करता था कि करंट में तो आज का पढ़ा हुआ मैं कल दोबारा पढ़ लेता था और नया भी उसके साथ पढ़ता था। और स्कीम स्ट्रेप्स में मैं स्कीम रिपोर्ट्स और RBI में मैं वैसे करता था कि जैसे 2 सेक्शंस आते हैं, 15 डेज़ और एक 30 डेज़ का। तो मैं जब 30 डेज़ का करता था तो 15 डेज़ का दोबारा कर लेता था। तो उससे मेरा एक रिवीजन तो वैसे हो जाता था। और बाकी जैसे मैंने बताया कि रिवर्स में अप्रैल के बाद मई तो जून, तो फिर जब मैं रिवीजन करूँगा तो जून पहले, फिर मई, फिर अप्रैल, और फिर दोबारा अप्रैल मई जून में से। तो रिवीजन में आप, मतलब आपने नोट्स बना रखे? नोट्स तो आपने बनाए नोट्स नहीं, नहीं तो आप बनाए। बस वही पीडीएफ में हाईलाइट करके रखते थे और इंपॉर्टेंट आप पढ़ते रहते थे? डेफिनेटली। ठीक है। अब हम थोड़ी फेज़ 2 की स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैनेजमेंट, आपने जैसे बताया आपने एडुटैब के नोट्स पढ़े, क्या चार्ट ही लिए थे अच्छे से, और उसके अलावा मतलब डिस्क्रिप्टिव के लिए आपने क्या किया मैनेजमेंट में? क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो ईजी आता है, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो डुएबल है। डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या किया? डिस्क्रिप्टिव के लिए आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। आप जैसे पढ़ेंगे आपको ऑटोमेटिकली वो आने लगेगी। शुरू शुरू में बहुत एंग्जाइटी होती है, शुरू शुरू में 200 वर्ड्स लिखना भी बहुत टफ लगता है। लेकिन जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आप करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो कुछ कुछ चीज़ें आने लगती है दिमाग में। तो
डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने ये किया था कि मैं रोज़ एटलीस्ट एक आंसर लिखता था किसी भी सब्जेक्ट का, ईएसआई का, एफएम का, इंग्लिश में। तो मैं एटलीस्ट कोशिश करता था कि एक आंसर तो मैं लिखूँ ही लिखूँ रोज़, और दोनों करता था, एक 400 वर्ड्स का और एक 600 वर्ड्स का। और आप उसको इवैल्यूएट भी करवाते थे फिर? इवेल्यूएट में चैट जीपीटी से करवाता था उसको। तो आपने कुछ प्रॉम्प्ट बना रखा था? मैंने जब एडुटैप के मॉक देने शुरू नहीं किए थे उसके पहले तो मैंने उनको एक जनरल स्टैंडर्ड सेट करके दिया था। मैं चैट जीपीटी को बोल देता था कि मैं आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहा हूँ, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, इसका स्टैंडर्ड अपने हिसाब से सेट कीजिए और मुझे इसमें, फिर मैं उससे मार्क्स मांगता था कि 10 में से आप मुझे कितने मार्क्स देंगे, 15 में से कितने मार्क्स देंगे। जब मैंने एडुटैप के मॉक देने शुरू किए तो जैसे आप लोगों ने इवेल्यूट किया था, मैंने वो पूरा उसको प्रॉम्प्ट दे दिया था। आपने उससे इवैल्यूएशन को आउटपुट देख के प्रॉम्प्ट बना लिया कि इस मैंने, चीज़ पे मुझे हाँ ये ऐसे इवेल्यूएट कर रहे हैं तो आप भी वैसे इवेल्यूएट करके मुझे मार्क्स दो। तो वो चैट जीपीटी में बहुत हेल्प की मुझे। चैट जीपीटी एक अच्छा सोर्स हो सकता है पढ़ाई करने के लिए अगर आप वाकई सीरियस है तो। फाइनेंस में भी आपने नोट्स पढ़ लिए होंगे आई थिंक, जैसा आपने बताया। फाइनेंस, मुझे लगता है फाइनेंस को शायद मैंने सबसे लीस्ट इम्पोर्टेंस दी होगी मेरी पढ़ाई में। ऐसा क्यों? बैंकिंग मैं बैकग्राउंड होने कंफर्टेबल के? नहीं था। मुझे टर्म्स भूल जाता हूँ, मैं अभी भी भूल जाता हूँ, मैं कंफ्यूज रहता हूँ। प्रोमिसरी नोट क्या होता है, मैं जब पढ़ूंगा तो मुझे याद रहेगा, फिर मैं भूल जाऊंगा क्योंकि उसमें हर चीज़ में वो टाइम पीरियड अलग रहता है, डिपॉजिट अलग रहता है। तो मैं उसमें बहुत कंफर्टेबल नहीं था, मैंने रेशोज़ भी नहीं पढ़े थे। लेकिन हाँ बेसिक्स चीज़ें मैंने पढ़ ली थी, जैसे कॉल मार्केट हो गया, मनी मार्केट हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, बॉन्ड्स हो गए, ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। रेशियोज में से लेकिन 6 नंबर का पेपर आया इस बार। 6 नंबर का आया, लेकिन उसमें नहीं पढ़ने के बाद भी मैंने 4 नंबर स्कोर कर लिए उसमें। क्योंकि कॉन्सेप्ट शायद काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर क्लियर हो हो गए थे, चुका हाँ। था आपका। फाइनेंस में करंट अफेयर्स के लिए कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी, क्या एरियाज पे फोकस किया? फाइनेंस करंट अफेयर्स में करंट जो टैब है उसमें मेजरली कवर हो जाता है, उसमें आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं मुझे और एक लगता है। आरबीआई न्यूज़ टैब जहाँ आरबीआई आरबीआई की न्यूज़ ट्यूब में भी हो नोटिफिकेशंस है। जाता है, अलग से करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और अगर ईएसआई के कंपैरिजन में देखें तो फाइनेंस का कम होता है कंटेंट। हाँ, इस बार तो करंट अफेयर्स आए ही नहीं शायद, पहले 8-9 नंबर के आते थे। इस बार कुछ फाइनेंस के, जो हम फाइनेंस बोलते हैं, मतलब वो ईएसआई में कुछ क्वेश्चंस आ गए थे सेबी की नोटिफिकेशन पे। तो फाइनेंस के डिस्क्रिप्टिव के लिए भी कुछ किया आपने अलग? फाइनेंस के डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने अलग से कुछ नहीं किया। लास्ट ईयर 24 में एक क्वेश्चन आया था डेरिवेटिव्स को लेके, उसमें काफ़ी बच्चों ने स्ट्रगल किया था। तो मुझे लगता था कि अगर वैसा क्वेश्चन आ भी गया तो मेरे पास चॉइसेस हैं, 3 में से 2 करना है, तो आई वुड बेटर चूज़ मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन चूज़ करूँगा, क्योंकि उसमें आप बहुत ज़्यादा, अगर आपको नहीं भी आता है तो कुछ ना कुछ तो आप तो लिख ही लिख दोगे, एग्जाम्पल बना फाइनेंस लोगे। में वो ऑप्शन आपके पास नहीं रहता, उसमें आपको एक्यूरेट रहना पड़ेगा। तो फाइनेंस के डिस्क्रिप्टिव के लिए इस स्पेसिफिक मैंने अलग से नहीं किया। डिस्क्रिप्टिव एज ए जनरल मैंने किया, एफएम सिंगल और ईएसआई सिंगल। और ईएसआई में स्टैटिक पार्ट को कितना पढ़ा था आपने, क्योंकि पेपर तो सारा करंट अफेयर बेस्ड आता करंट है? अफेयर बेस्ड मैंने शुरू में जब वीडियो देख लिया था तो मेरा लगभग पूरा हो गया था वहाँ से ईएसआई। फिर मैंने दोबारा स्टैटिक नहीं देखा। मैं जो टर्म्स भूल जाता था मैं दोबारा कभी कभी जाके देख लेता था। बाकी स्टैटिक में आपको बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए, हिस्ट्री पता होनी चाहिए इकोनॉमी की, 91 में क्या हुआ था, उसके पहले 69 बैंकिंग नेशनलाइजेशन में क्या हुआ था, क्या ज़रूरत थी उसकी। ये बेसिक अगर चीज़ें आपको आती है तो आप डेफिनेट कर सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। करंट को ज़्यादा फोकस देंगे, 90-10 का रेशो बना के रखेंगे, 90% आप करंट फोकस करना है, 10% स्टडी। तो सारी ईएसआई में करंट अफेयर्स की गेम है? करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स में क्या एरियाज आपने प्रायोरिटाइज किए ईएसआई में? उसमें सबसे ज़रूरी तो स्कीम टाइप्स हैं। स्कीम्स इस बार भी स्कीम्स लगभग 50% क्वेश्चन, हाँ 50 में से 20-25 नंबर की स्कीम्स आई थी। स्कीम्स आई थी और उसमें भी बहुत डीप में पूछा था। मुझे याद है एक स्कीम का क्वेश्चन आया था जिसमें एडॉप्शन को लेके था। वो मैंने स्कीम पढ़ी थी लेकिन वो इतना डिटेल में था कि मैं उसको आंसर नहीं कर पाया। उसमें एज क्राइटेरिया था, अगर दोनों की एज इतनी है तो कर पाएंगे कि नहीं। तो अब कितना ही कर पाओगे, आपके हाथ में जितना है आप उतना कर सकते हो, बाकी तो फिर कुछ भी पूछ सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, अगर इंस्टीट्यूट भी आपको, मतलब पहले तो अगर 100% करंट अफेयर्स है, पहले तो इंस्टीट्यूट ही आपको 60-70 देगा, उसमें से आप ही मेरे हिसाब से 70 दिया तो आप भी 50-55 कर पाओगे, और रिटेन उसमें से भी आप 40 ही कर पाओगे। तो करंट अफेयर्स में यही प्रॉब्लम है कि इतना वास्ट है कि मैं यही बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर आप 40-45 का लेवल भी टच कर लो तो मतलब आप सिलेक्शन ले लोगे।
और ईएसआई में बहुत सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में रिपोर्ट्स बेस्ड आए थे इस बार भी, पहले भी आ चुके हैं, तो उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी थी आपकी कि मैं कुछ रिपोर्ट्स प्रिपेयर करूंगा, डेटा प्रिपेयर करूंगा, अगर करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन रिपोर्ट्स का आएगा तो मैं उसमें से करूंगा? मैंने करंट अफेयर्स पढ़ लिया तो मुझे लगता है वो डिस्क्रिप्टिव में भी आप यूज़ करते हो, उसमें अलग से ऐसा नहीं है कि मैंने एक स्पेसिफिक रिपोर्ट या मल्टीपल रिपोर्ट्स को अलग डेटा बना के रखा। मैं समरी बना लेता था, जो मुझे लगता था एडुटैप में भी जो मेंशन थी, और मैंने बाकी प्लेटफॉर्म्स के जो मॉक है वो लिए थे, तो जहाँ मुझे लगता था कि ये ज़रूरी है तो मैं एक समरी बना के अपने पास रख लेता था, 1 पेज की या 2 पेज की, जो इंपॉर्टेंट डेटा उसमें रहता था, और कोशिश करता था कि जब डिस्क्रिप्टिव में उससे रिलेटेड कोई चीज़ आए तो वो डेटा यूज़ करने की कोशिश तो हर रिपोर्ट पे डेटा बनाते थे या थीम पे? नहीं, रिपोर्ट पे, रिपोर्ट पे। तो वो आप एंड में रिवाइज कर गए थे? एंड में रिवाइज कर। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए कोई खास स्ट्रैटेजी आप बताना चाहें, मतलब है तो वो भी आंसर राइटिंग ही? मेरी स्पीकिंग इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने बाकी इंग्लिश में बहुत स्कोर अच्छा किया है। हाँ। मैंने IBPS में भी अच्छा स्कोर किया था, और अभी भी मुझे लगता है 65-70 में स्कोर कर पाऊँगा। मेरी इंग्लिश बाकी ऐसे अच्छी है, उस इंग्लिश में आपको ज़्यादा कुछ फॉर्मेट्स का भी ये नहीं है कि स्पेसिफिक फॉर्मेट ही यूज़ करना है, जनरल एक हेडिंग डाल के आप करेंगे तो। इंग्लिश में एक चीज़ जो आप अच्छा कर सकते हो वो जो समरी जिसको बोलते हैं, प्रेसी। प्रेसी वो मुझे लगता है उसमें आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। बाकी ऐसे और ये जो चीज़ें हैं आंसर राइटिंग है उसमें लिमिटेड स्कोप है। प्रेसी में मैं इवेल्युएशन के बेसिस पे करने की कोशिश की। मैंने एडुटैप के वीडियो देखे थे, उसमें सर ने बताया था कि आप प्रेसी जो होता है वो समरी से अलग होता है। समरी में आप सेम लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, लेकिन प्रेसी में आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना रहता है। मैंने सबसे ज़्यादा इंग्लिश में फोकस प्रेसी पे ही किया था, और मुझे लगता है मैंने शायद अच्छा भी किया होगा अगर तो ऐसे के लिए भी आपने कोई फॉर्डर मटेरियल पढ़ा था? नहीं, मैंने स्पेसिफिक नहीं। तो वो ESI के टॉपिक से रहते हैं मेजरली, तो अगर आपने ESI पढ़ा है तो इसे भी आप कर आई लो। थिंक अगर आपने फेज 2 की अच्छे से तैयारी कर ली है तो एक ना एक ऐसे टॉपिक तो आपको मिल ही हाँ, जाएगा जो आप लिख डेफिनेटली। पाओगे। इंटरव्यू की बात करें तो हाउ वाज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस? इंटरव्यू मेरा डिसेंट था। जो मैंने आपको कॉन्फिडेंस के बारे में एक चीज़ बताई कि मैं हमेशा कॉन्फिडेंट रहता हूँ अपने जब एग्ज़ाम देने जाता हूँ, तो इंटरव्यू में मुझे वो चीज़ मिसिंग लगी। मैं आंसर कर पाया लगभग सारे क्वेश्चन, 90% ऑफ द क्वेश्चंस में आंसर कर पाया, लेकिन मैं जितना कॉन्फिडेंटली चाहता था कि मैं उतना कॉन्फिडेंट दिखूँ, वो मुझे थोड़ा सा कम लगा। मैं थोड़ा सा वहाँ एक नर्वस हो गया था। एक चीज़ वहाँ पर बताते हैं, जब आप गाइडेंस लेते हैं किसी से, तो मुझे बोला गया था कि आप अगर गवर्नर सर या डिप्टी गवर्नर सर के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑनरेबल लगाइए उनके नाम के आगे। तो मैंने वहाँ पर जिक्र किया तो मैं फंबल कर गया ऑनरेबल लगाने में। तो वो वहाँ से मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, और वो कॉन्फिडेंस लेवल मैं चाहता था वैसा मैं मेंटेन नहीं कर पाया वहाँ पर। बाकी एज ए नॉलेज वाइज अगर देखें तो आई वॉज ऑन द टॉप, मैं कुछ ऐसा मिस नहीं कर पाया। तो आपने इंटरव्यू हिंदी में दिया, बहुत लोगों को ये लगता है कि हिंदी में अगर इंटरव्यू देंगे तो मार्क्स कम मिलेंगे, इंप्रेशन नहीं जाएगा, या आरबीआई इंटरव्यू बहुत बायस्ड होगा कि हिंदी वालों को नहीं लेना है। आपका क्या एक्सपीरियंस? ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन हो गया है तो कोई बायसनेस तो नहीं लग रहा है, बट आपका ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस था इंटरव्यू रूम में? कॉर्डियल था पैनल? पूरी आपको मतलब टाइम दिया जा रहा था आंसर्स करने के लिए, आपके आंसर सुन रहा था, क्या एक्सपीरियंस था? मुझे डाउट्स जो थे हिंदी में इंटरव्यू देने से पहले, वो वहाँ पर क्लियर हो गए। एक साउथ इंडियन सर थे, वो मुझसे इंग्लिश में क्वेश्चन कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर इंग्लिश में पूछ रहे तो मुझे भी इंग्लिश में आंसर करना चाहिए। तो मैंने 1-2 क्वेश्चन उनके इंग्लिश में आंसर किए, और फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था जिससे मुझे लगा कि मैं इंग्लिश में शायद अपनी बात सही से ना रख पाऊँ। तो मैंने उनसे पूछा कि सर क्या मैं हिंदी में आंसर कर सकता हूँ? तो एवरीवन वाज वेरी कोडियल। उन्होंने बोला नहीं नहीं, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने हिंदी में, अगर आपने हिंदी लिखा तो आप हिंदी बोलिए। इवन चेयरपर्सन सर ने भी यही बोला कि हिंदी में कोई इशू नहीं है। तो वहाँ से मुझे वो डाउट तो एटलीस्ट क्लियर हो गया कि हिंदी की वजह से तो मेरा सिलेक्शन नहीं रुकेगा। और इंटरव्यू में क्या आपने मतलब क्या ऑब्जर्व किया कि एक दो चीज़ें जो आप बताना चाहेंगे यार कि ये गलतियाँ मत करना? ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज आपकी वैसी होनी चाहिए कि ओन द रूम आपको ये नहीं नर्वस वैसा आप उन्हें ऐसा फील मत करवाइए कि अगर आप RBI जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आ गए तो आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, अपना काम करने में हिचकिचाएंगे, वैसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर कोई चीज़ नहीं भी आती तो आप
आप इतने कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ बोल सको कि सर हाँ ये अभी मुझे नहीं आता लेकिन मैं इम्प्रूव कर सकूँगा। आप नर्वस ना दिखे उनके सामने, ऐसा एकदम ब्लैकआउट ना हो जाए कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैंने कुछ ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ी तो उसमें एक मुझे जो शॉकिंग एक किसी एस्पिरेंट ने इंसिडेंट बताया कि वो जीडीपी नहीं बता पाया, वहाँ पर इतना नर्वस हो गया था कि जो पैनल ने उनको हिंट भी दी कि ये हमारी पॉपुलेशन है या हमारा पर कैपिटा इनकम है, आप इससे जीडीपी कैलकुलेट करिए, तो वो भी नहीं कर पाए। आप फेज 2 निकालने के बाद भी जीडीपी आंसर नहीं कर पाए, मतलब नॉलेज में आपकी कमी नहीं है, आपके कॉन्फिडेंस में कमी है, तो एटलीस्ट वो फ्रंट तो आप इम्प्रूव करके रखिए। तो इंटरव्यू में ऐसा भी हुआ कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आप नहीं कर पाए, और इस सिचुएशन में मतलब काफ़ी लोगों को डर लगता है कि यार पता नहीं क्या पूछ लेंगे, अगर मैं 2-3 क्वेश्चंस आंसर नहीं कर पाया तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वो तो होना ही है। आप जब 6-7 लोग आपके सामने बैठे हैं तो आपसे किसी भी चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो 1-2 चीज़ें नहीं आना इट्स ओके, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो उसमें तो आपको एटलीस्ट आनी ही चाहिए चीज़ें, जो आपने बायोडाटा में फील किया है कि ये चीज़ें मैंने की है, ये चीज़ें कोई पढ़ी हैं, सर्टिफिकेशन है। सर्टिफिकेशन है या कोई फील्ड आपकी, जैसे मैंने म्यूज़िक मेंशन किया था कि मैंने म्यूज़िक में डिप्लोमा किया है, तो मैं रेडी था उस चीज़ के लिए कि अगर मुझसे इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा तो मैं कर लूँगा। तो वो तो आपको एटलीस्ट आना ही चाहिए, बाकी वो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो अगर 1-2 चीज़ें नहीं आई तो आपका it's not an इंटरव्यू issue। ज़्यादा किस चीज़ पे चला था, मतलब डेफ में ऐसी कौन सी चीज़ लिखी थी जिस पे मेजॉरिटी ऑफ द इंटरव्यू हुआ? मैंने डेफ में वर्क मेंशन किया था ऑब्वियसली, और एक मैंने चीज़ जो मेंशन की थी फाइनेंशियल इंक्लूजन, मैंने कैंप्स ऑर्गेनाइज किए थे, तो उसके ऊपर 20% ऑफ द इंटरव्यू मेरा फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर था, और पूरा अगर आप ओवरऑल देखें तो 90% ऑफ द इंटरव्यू वाज वर्क एक्सपीरियंस ऑन द वर्क एक्स, कोई एचआर रिलेटेड क्वेश्चन? रिलेटेड क्वेश्चन। वाई आरबीआई? वाई आरबीआई भी नहीं। आई थिंक वो दिख ही रहा था कि बैंक से आरबीआई आना चाहते हैं, और बहुत जल्दी आपने ये ट्रांजिशन किया, तो आई थिंक दैट वाज गुड। सो इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू गोपी। कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहें एस्पिरेंट्स को, बिकॉज मतलब आपकी जर्नी ऐसी रही है कि बहुत सारे लोग इस प्रोफाइल में हार मान जाते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा भाई, बहुत दुनिया है हमसे आगे। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था, मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन आप कोशिश तो कीजिए। मेरे पास तो ऑप्शन नहीं था, अगर आपके पास ऑप्शन है फिर भी आप कोशिश कीजिए, आप कोशिश ट्राई तो कीजिए, आप ट्राई करने के बाद डिसाइड कीजिए कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर आप कर सकते हैं तो करते रहिए, हो जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप मेहनत करते रहिए, हो जाएगा। थैंक यू, सच अ नाइस मैसेज फ्रॉम सच अ हम्बल पर्सन, एंड आई विल विश हिम कि यार ये आरबीआई में जाके अच्छा ही करेंगे। मतलब मैं कौन होता हूँ विश करने वाला, बिकॉज ही इज़ सच अ नाइस पर्सनैलिटी एंड इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। So I know that what he has gained has come after a lot of struggle, so he will do justice to that. So thank you, Gopi. All you, the sir. best for your future, Thank and maybe we will meet sometime in future. Thank you. Bye bye, everyone.